प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सबों का दोस्त मोहम्मद मसबूल अंसारी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल राजा एजुकेशन को। मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए जो इस वर्ष झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके लिए जैक द्वारा जारी की गई सीमित सिलेबस और नया प्रश्न पत्र प्रारूप से संबंधित पहला जो मॉडल क्वेश्चन जारी किया है, उनके VSA वेरी शॉर्ट टाइप आंसर के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग। जैसे आपको पता है, 1 से लेकर 20 तक जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक सही होगा। आपको उसको चयनित करके आंसर लिखना है। वो 1 से 20 तक रहेगा। और 21 से लेकर 30 तक जो सवाल होगा वो VSA वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, यानी 1 शब्दों में आंसर होगा। इसमें भी आपको एक तरह से 1 या 2 ऑप्शन मिलेगा, जिनमें से एक सही होगा। उसको आपको खाली स्थान पर, रिक्त स्थान पर भरना है। यहां 4 ऑप्शन नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं 30 नंबर तक के लिए वेरी शॉर्ट टाइप आंसर के प्रश्न, जो इस बार के मॉडल सेट में जैक द्वारा जो जारी किया गया है उसमें से है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यह है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होते हैं। यानी उसके कोई भी उसका गुणनखंड होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम 120 एक अभाज्य संख्या, मतलब भाज्य संख्या ले लेते हैं। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उनके कोई भी एक प्राकृत संख्या है 120। इसको अभाज्य गुणनखंडन में लिखने के लिए हमको 2 से भाग देना है। 60 आया, फिर 2 से भाग दिए 30 आया, फिर 2 से भाग दिए कितना आ गया 15, फिर 3 से भाग दिए 5 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो 120 का आप एक गुणनखंडन लिख सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 5, या आप लिख सकते हैं 3 गुना 2 पर पावर 3 गुना 5, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 5 गुना 2 पर पावर 3 गुना 3। यानी कहने का मतलब यह है कि अभाज्य संख्या, देखिए तीनों में जितना लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या का गुणनखंडन में कोई अंतर नहीं आ रहा है। सब में 3 अभाज्य संख्या, यहाँ 2 है और 3 ठो, और यहाँ 3 एक है और एक 5, यानी कि ये 3 ही अभाज्य संख्या सब में है, 2, 3 और 5। लेकिन इसका क्रम को छोड़ना है। यहाँ क्रम को छोड़ते हुए, यानी यहाँ क्रम 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, लेकिन यहाँ 3 है, फिर 2 है, फिर 5 है। तो क्रम को छोड़ते हुए इसमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी सेम है, यूनिक जिसको कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्राकृत संख्या का जो अभाज्य गुणनखंडन होता है, उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होगा, यानी कोई दूसरा नहीं होगा, सेम होगा। तो क्या यहां भराएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो अद्वितीय, जो कि आपका देखिए यहां पर ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है। ऑप्शन के रूप में आपको दिया हुआ है, यानी अद्वितीय होता है। चाहे आप गुणनखंडन का क्रम चाहे कुछ भी हो, लेकिन अभाज्य संख्या वही होगा जो इसमें है। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। यानी आप जैसे भी लिखेंगे, लेकिन अभाज्य संख्या वही होगा, चाहे क्रम कुछ भी हो। तो वही इसमें कह रहा था। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का
√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग कक्षा 9 में इसको सिद्ध किए, सॉरी कक्षा 9 में नहीं, कक्षा 10 में ही हम लोग इसे सिद्ध किए हैं और करना है आपको अध्याय 1.3 में। तो इसको बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा यानी उसमें 4 अंक मिलेगा, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इसको एक तरह से आपको अगर याद है तो आप इनमें से क्या होगा आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन जानते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने सिद्ध करके देखा है। तो √2 के दशमलव निरूपण आसान था और अनावर्ती है, इसलिए √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। √2 का जो दशमलव रिप्रेजेंटेशन है, जो दशमलव के स्थानों में हम लोग इसका मान निकालेंगे तो वो अशांत होगा और अनावर्ती होगा, इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसमें जानते हैं, इसलिए इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपरिमेय है। यहां पर हम अपरिमेय संख्या लिख करके और झारखंड बोर्ड परीक्षा में इस बार आसानी से 1 अंक और हासिल कर लेंगे। तो भी ऐसे प्रश्न हमारा 2 गो इस मॉडल क्वेश्चन का हो गया। तीसरा प्रश्न है, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 नहीं हो तो हमें डैश हल प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है, और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। तो ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पर जो युग्म है हमारा 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है, तो इसमें जो चर के गुणज है उसके गुणज के अनुपात के बीच में एक रिलेशन है, और उनके अनुपात को देख करके हम यह बतला सकते हैं कि कौन सी रेखिक युग्म समीकरण का एक हल होगा, किसका अनेक हल होगा और किसका कोई हल नहीं होगा। ये हम लोग इसके चर के साथ जो गुणज है उन गुणजों का अनुपात को ज्ञात करके हम लोग कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या है फॉर्मूला, तो इसमें यदि पाला आपका 1 नंबर में a1 x1 x का गुणज है और बटा a2 का अनुपात, ये दोनों का अनुपात, और y का गुणज b1 और b2 का अनुपात अगर बराबर नहीं है हो तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। यानी अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, यानी इसका अनुपात जो होगा और यहाँ जो है ये दोनों का अनुपात अगर बराबर नहीं निकला तो हम कह देंगे जो समीकरण निकाय है उसका एक अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। अगला इसमें जो हमारा दूसरा है वो है कि यदि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 तब हम आगे बढ़ेंगे। अब तो हमको फिर अब अनुपात निकालेंगे c1/c2, और अगर ये बराबर नहीं हुआ हो तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा।
अगर a1 बटा a2 का अनुपात और b1 बटा b2 का अनुपात बराबर हो जाता है, तब आगे हम बढ़ेंगे, अचर पद का अनुपात c1 बटा c2 निकालेंगे। और अगर यदि वो बराबर नहीं हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों, इस समीकरण निकाय का आपका कोई हल नहीं होगा, इसका हल नहीं निकलेगा। और इसका अंतिम और तीसरा जो कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, यदि a1 और a2 का अनुपात बराबर हो रहा है आपका b1 बटा b2 के अनुपात के, और यही बराबर है आपका c1 बटा c2 का अनुपात से हो, तो समीकरण निकाय का, तो समीकरण निकाय का अनेक हल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दो चर वाले रेखिक समीकरणों के चर के गुणजों और अचर पद के अनुपातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं बिना हल किए कि किसका एक अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा और किसका अनेक हल होगा। यानी a1 बटा a2 का अनुपात और b1 बटा b2 का अनुपात अगर आपस में बराबर नहीं है तो उसका एक और केवल एक हल होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के अनुपात, तब हम अचर पद के अनुपात को निकालेंगे। और अगर उसके बराबर ये दोनों नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, हमको निकालने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे कह सकते हैं। और अगर यदि तीनों बराबर हो जाए, a1 बटा a2 का अनुपात बराबर b1 बटा b2 का अनुपात और बराबर अचर पद का अनुपात c1 बटा c2 का, तो समीकरण निकाय का अनेक हल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो कंडीशन है कि हमारा देखिए एक नंबर का कंडीशन है, तो समीकरण निकाय का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो मेरा यहां ऑप्शन क्या है, अद्वितीय होगा। तो खाली जगह में हमको क्या भरना है, अद्वितीय भरना है। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा नंबर के समस्या का समाधान हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और आप ये तीसरा यानी 23वां नंबर का, यानी कि आपको वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर जो है वो आपका तीसरा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगली समस्या के समाधान की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो विभेद कर डिस्क्रिमिनांट d बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों को पता है कि वो क्या होता है, आपको पता होगा, b² माइनस 4ac। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहां पर ये ऑप्शन है हमारा b² माइनस 4ac। तो यहां पर आपको खाली स्थान में यही भर देना है, b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को पूछा गया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आसानी से आपको 24 नंबर में एक अंक हासिल हो गया वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर वाले प्रश्न से। मेरे प्यारे बच्चों, अगला वेरी शॉर्ट आंसर वाला प्रश्न आपका यह है कि ax² प्लस bx प्लस c को डैश करते हैं। तो आपको पता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म था द्विघात बहुपद का, द्विघात समीकरण का। नीचे वाला जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात बहुपद का, ये हम लोग जानते हैं। तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा यहां पर, ये द्विघात बहुपद का है। ऊपर वाला समीकरण था इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, यहां क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। खाली स्थान में हमारा भराएगा द्विघात बहुपद। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न था, VS ए वेरी शॉर्ट टाइप आंसर वाला प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपको विभेद कर बराबर 0 दिया हुआ है और कह रहा है कि मूल बात क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं
कि चूंकि d बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यदि एक नंबर d इज ग्रेटर देन 0 हो तो द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होता है। वास्तविक होता है और असमान होता है कब? जब d 0 से बड़ा मान होगा और d इज इक्वल टू 0 हो तो द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान होगा। और तीसरा कंडीशन है d इज लेस देन 0 हो तो द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ये हमारा विभेद कर को देख करके हम द्विघात समीकरण के हल के बारे में बात कर सकते हैं, बतला सकते हैं। अगर कोई द्विघात समीकरण है, उसका विभेदकर का मान अगर हमने निकाल लिया है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर विभेदकर का मान 0 से बड़ा है तो उसका मूल वास्तविक होगा और दोनों मूल असमान होगा। और तीसरा में अगर विभेदकर का मान d के बराबर 0 के बराबर हो जाएगा तो भी मूल वास्तविक होगा, लेकिन दोनों मूल क्या होगा? बराबर होगा। और अगर विभेदकर का मान आपका अगर 0 से छोटा हो जाए अर्थात नेगेटिव में आ जाए तो उसका कोई भी जो द्विघात समीकरण है वास्तविक मूल नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो 26 नंबर का प्रश्न है वहां देखिए विभेदकर का मान 0 दिया हुआ है, d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो इसका मूल क्या होगा? वास्तविक होगा और बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ऑप्शन में केवल वास्तविक दिया है तो काल्पनिक नहीं होके वास्तविक वाला आपका यहाँ पर भरा जाएगा, वास्तविक। इस प्रकार से आप 26 नंबर का VSA का प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको विभेदकर का ये फॉर्मूला मालूम है, ये मूल मालूम है तो आप आसानी से एक अंक हासिल कर लीजिएगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न के समस्या की समाधान की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप देखिए, आपका जो VSA टाइप का प्रश्न है वो क्या है? किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सर्वांतर समान हो तो उसे हम लोग कहते हैं। कोई भी संख्या का ऐसा सूची जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसका सर्वांतर मतलब 4 माइनस 2 बराबर कितना हुआ? 2। 6 माइनस 4 बराबर कितना हुआ? 2। 8 माइनस 6 बराबर कितना हुआ? 2। यानी सर्वांतर क्या हो? बराबर हो। तो ऐसी सूची वाली संख्या को क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे हम लोग? समांतर श्रेणी। किसी संख्या की ऐसी सूची, ऐसा सूची जिसमें प्रत्येक पद का सर्वांतर समान हो तो उसे हम लोग डैश कहते हैं। तो उसमें क्या होगा? समांतर श्रेणी। आपको यहां गुणोत्तर श्रेणी भी दिया हुआ है, लेकिन आंसर हम लोग का होगा समांतर श्रेणी। तो 27 नंबर आपको आंसर आ गया। यानी समांतर श्रेणी में कहा जाता है, जो हम लोग अध्याय 5 में पढ़े हैं इसको। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं।
हम लोग दो आकृति के बारे में जानते हैं, एक समरूप और एक सर्वांशम, जो हम पिछले वीडियो में आप लोगों से बात भी किए हैं कि सभी एटीएम कार्ड सर्वांशम होते हुए समरूप भी है। लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांशम होना जरूरी नहीं है, लेकिन सभी सर्वांशम आकृतियां समरूप होंगे। आपको एक साथ खींचा गया पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपका सर्वांशम होगा, लेकिन वहीं अगर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और स्टाम्प साइज का फोटोग्राफ हो, सर्वांशम नहीं होगा बल्कि समरूप होगा। यानी ऐसी आकृति जो देखने में समान लगे उसे हम लोग समरूप कहते हैं। तो त्रिभुज के बारे में, ऐसा त्रिभुज की कल्पना कीजिए हम लोग जो देखने में समान हो, तो वो होगा कौन? हमारा समबाहु त्रिभुज। सभी भुजाएं बराबर होते हैं उनका और सभी कोण बराबर होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। लेकिन अगर वहां कह देते कि सभी समान भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, तो वो समरूप भी होता और सर्वांशम भी होता। बाकी दूसरा कोई भी त्रिभुज हमारा समरूप नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर हम लोगों का जो है वो आंसर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। बाकी समरूप होगा लेकिन सभी नहीं होगा। दूसरा कोई भी त्रिभुज ले लीजिए तो सभी नहीं होगा, कुछ होगा लेकिन सभी समरूप नहीं होगा। इसलिए हमारा 28 नंबर में जो आंसर आया वो क्या आया? समबाहु त्रिभुज। 29 नंबर में हम लोगों ने कंप्लीमेंट फॉर्मूला के बारे में बात किया था पिछला वीडियो में। उसी के आधार पर यहां पर देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसका ये जो होगा ये होता है बराबर, यहां बराबर का चिन्ह होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट और थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? मेरा कॉट थीटा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको बगल में ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप VSA प्रश्न के हिसाब से ये आप एक शब्द में इसका आंसर लिख लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, VSA जो प्रश्न आपको इस बार पहला मॉडल क्वेश्चन में दिया है, उसका अंतिम प्रश्न है 30 नंबर में। घटना E की प्रायिकता और घटना E नहीं की प्रायिकता का योग बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम पहले बताए थे कि प्रोबेबिलिटी में दो गुण बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी इवेंट अगर E है तो इसका मान जो होगा एक ये होगा और दूसरा होगा किसी भी इवेंट E और इवेंट E नहीं की प्रायिकता, E नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। तो ये दोनों कंडीशन हम लोग का प्रोबेबिलिटी में बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी घटना E की प्रायिकता जो होगा और उसी घटना E नहीं घटने की जो प्रायिकता होगा, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो उसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। तो आपको यहां पर वही चीज पूछ रहा है, घटना E की प्रायिकता जोड़ घटना E नहीं की प्रायिकता बराबर कितना होगा? ये आपका 1 है, तो यहां पर आपका 1 आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा जो VSA प्रश्न 10 अंक का पहला मॉडल क्वेश्चन में आपको झारखंड द्वारा जो जारी किया गया था, उसमें जो दिया गया था, उसका विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन बतला दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पूर्व 3 वीडियो जो है आपका MCQ का बना हुआ है, जिसको पूरा विस्तार से 1 से 20 तक के प्रश्न के समस्या का समाधान आपको बतलाया गया है, जिसमें इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए, और झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 से संबंधित जानकारी के लिए, यानी उसकी अपडेट के लिए मेरा चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री होता है मेरे दोस्त, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है।
जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सफेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखेगी। आप उस घंटी को टच करेंगे, 3 ऑप्शन आएगा जिसमें ऑल का ऑप्शन सबसे ऊपर होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो आपके ऐसा करने से ये फायदा होगा कि आप मेरा YouTube चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा, इस कोरोना काल के संकट में आप सबसे पहले वीडियो देखकर अपने सीमित सिलेबस को और नए प्रश्न प्रारूप के आधार पर अपनी महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान को देख करके आगामी होने वाले झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सकेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, अपने साथियों में से शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठाकर अपने सीमित सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सके। अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।